हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर ऑन नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी के ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर पर स्टार्ट है अर्थात जिसको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेके, तो एनटी नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और साथ ही में पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपये, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, यह भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में इसमें ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4000 रुपये। साथ में दोस्तों आचार्य बैच है असिस्टेंट अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है अभी यूपी, एमपी और हरियाणा में, तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी है, उसमें भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और सभी कोर्सेज पे दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और साथ ही में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ ही में दोस्तों एक है दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज, जिसकी फीस है मात्र 299 रुपीज। इसके अंदर आपको सभी एग्जाम्स की, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, सेट एग्जाम हो, टीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, कॉलेज लेक्चरर हो, इवन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उस सभी के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, उसकी फीस है मात्र 299 रुपीज। चलिए दोस्तों, जलवायु वर्गीकरण कोपेन और कैंडोल के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है परंतु सबसे शुष्क माह में भी वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक हो और दैनिक तापांतर न्यूनतम हो, यह किसके द्वारा अंकित की जाएगी? तो बताइए दोस्तों, AW, AF, AM या AS? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार समस्त वर्षों अर्थात समस्त माह में सभी एक समान वर्षा हो, साथ में न्यूनतम वर्षा 6 सेंटीमीटर से भी अधिक हो और दैनिक तापांतर न्यून हो, तो वह कौन से जलवायु वर्गीकरण में शामिल की जाएगी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, चलिए देखते हैं दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। शॉर्ट में थोड़ा इनको समझते हैं दोस्तों कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है। तो कोपेन दोस्तों जर्मनी के एक प्रसिद्ध क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे अर्थात
जर्मनी के क्लाइमेटोलॉजिस्ट अर्थ जलवायु वेता, इनका पूरा नाम, कोपेन का पूरा नाम दोस्तों व्लादिमीर व्लादिमीर कोपेन माना जाता है। साथ इनका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन है। कोपेन ने दोस्तों अपना जलवायु वर्गीकरण किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण सन 1900 में प्रस्तुत किया था। और इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना जाता है? शॉर्ट में समझ रहे हैं दोस्तों। इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा को माना जाता है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों कोपेन एक जर्मन के जलवायु वेता थे। इनका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था। साथ में इन्होंने अपना सिद्धांत जलवायु वर्गीकरण सन 1900 में प्रस्तुत किया था। और इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा को माना जाता है। और ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इनके तापमान अर्थात इनका जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कैंडोल महोदय के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर किया गया था। कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था। अब मानते हैं दोस्तों कि कैंडोल कौन थे? कैंडोल महोदय दोस्तों एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका संबंध फ्रांस से था, अर्थात फ्रांस के एक वनस्पति शास्त्र माने जाते हैं। और कैंडोल ने अपने वनस्पति वर्गीकरण में 5 शब्दों को अर्थात 5 शब्दावलियों का प्रयोग किया था, जिनमें पहला है मेगाथर्मल, दूसरा है जीरोफाइट, तीसरा है दोस्तों मेगाथर्मल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, जीरोफाइट दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए, तीसरा है दोस्तों मेसोथर्मल, चौथा है दोस्तों माइक्रोथर्मल, और पांचवा है दोस्तों हेकिस्टोथर्मल। शीत क्षेत्रों के लिए हेकिस्टोथर्मल शब्दावली का प्रयोग किया था कैंडोल के द्वारा। तो दोस्तों कैंडोल और कोपेन के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। साथ में दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया था उनको भी हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। कोपेन के द्वारा दी गई शब्दावलियां, कौन से शब्दों के द्वारा कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था? कोपेन ने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर स्मॉल अक्षरों के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, जिसमें इन्होंने ए, बी, सी, डी, ई और एच शब्द का प्रयोग किया था। कैपिटल ए, बी, सी, डी और एच शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने ए के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ए शब्द का प्रयोग किया, ट्रॉपिकल एरियाज के लिए ए शब्द का प्रयोग किया। साथ में बी शब्द दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए या मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बी शब्द का प्रयोग किया। सी दोस्तों मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले जलवायु क्षेत्रों के लिए सी शब्द का प्रयोग किया, मध्य अक्षांशीय जलवायु। साथ में दोस्तों डी क्षेत्रों के लिए इन्होंने उच्च अक्षांश तथा उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली
जलवायु प्रदेशों के लिए डी शब्द का प्रयोग किया। और ई शब्द का दोस्तों इन्होंने शीत क्षेत्रों वाली जलवायु प्रदेशों के लिए प्रयोग किया था शीत क्षेत्रों के लिए इन्होंने डी जलवायु प्रयोग किया। और एच 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 शब्द दोस्तों इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बताया। इस प्रकार इन्होंने ए बी सी और डी और ई एच शब्दों से अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। साथ में दोस्तों इन्होंने स्मॉल लेटर भी लिए, जैसे कि एफ शब्द, स्मॉल एफ, स्मॉल डब्ल्यू, एस। एफ शब्द दोस्तों फुल्ली रेन अर्थात वर्ष पर वर्षा। डब्ल्यू मतलब दोस्तों विंटर विदाउट रेन अर्थात ग्रीष्मकालीन वर्षा। और दोस्तों एस यानी समर विदाउट रेन अर्थात शीतकालीन वर्षा के लिए इन्होंने एस शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों इन्होंने स्मॉल और कैपिटल दोनों शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। साथ में दोस्तों इन्होंने एक स्मॉल एम शब्द का भी प्रयोग किया था, जो कि मानसूनी जलवायु से संबंधित है। एम से मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित किया। तो दोस्तों ए शब्द के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु अर्थात यहाँ पर वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा ज्यादा होती है और टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक माना जाता है। शुष्क क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होगा। सी दोस्तों मध्य अक्षांशीय अर्थात यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक माना जाएगा। उच्च अक्षांशीय दोस्तों 10 डिग्री से तो कम परंतु 3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के लिए उच्च अक्षांशीय जलवायु। और शीत क्षेत्रों के लिए दोस्तों 0 डिग्री या हिमांक बिंदु टेम्परेचर ई क्षेत्रों के लिए था। ई शब्द को शीत क्षेत्रों के लिए प्रदर्शित किया था। और ए शब्द दोस्तों पर्वतीय वर्षा। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण दोस्तों हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है, परंतु सबसे शुष्क माह में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है और दैनिक तापांतर न्यूनतम हो, ये किसके द्वारा अंकित की जाती है? AW, AM, AF या AS? तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा वर्ष भर वर्षा किस शब्द के द्वारा बताई गई है? अभी हमने देखा उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर फुल्ली रेन, ए यानी उष्णकटिबंधीय और एफ यानी फुल्ली रेन या वर्ष भर वर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां पर रोजाना सर्वाधिक वर्षा होती है और न्यूनतम वर्षा भी दोस्तों लगभग 6 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों इनके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुदाब पेटियां नहीं खिसके तो उस जलवायु प्रदेश तो कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं रहेगा? तथा कोपेन के अनुसार कौन से संकेताक्षर वाला जलवायु प्रदेश नहीं रहेगा यदि वायुदाब पेटियां नहीं खिसके? AF, AM, ET या CS? तो बताइए दोस्तों कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं रहेगा? वायुदाब पेटियों के खिसकने से कौन से जलवायु प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। AF दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन या आर्द्र जलवायु जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। AM दोस्तों मानसूनी वर्षा। ET दोस्तों शीत क्षेत्र अर्थात टुड्रा क्षेत्र या फिर टुड्रा क्षेत्र। CS दोस्तों मध्य अक्षांशीय जलवायु, मिड लैटिट्यूड।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि जलवायु पेटियां नहीं खिसके तो इनमें से CS जलवायु नहीं रहेगी। अर्थात मध्य अक्षांशीय जलवायु पेटी अर्थात मध्य अक्षांशीय जलवायु पेटी वायदा पेटियों के खिसकने से ही निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो बताइए दोस्तों, तापमान और वर्षा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, तापमान के आधार पर या तापमान और वनस्पति के आधार पर? किसके आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर अभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तापमान और वर्षा को ही इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था। वनस्पति को दोस्तों कैंडोल महोदय द्वारा दिया गया था। ओनली तापमान को कोपेन ने अपना आधार नहीं माना और तापमान और वनस्पति के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था, बल्कि इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहरक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या फिर सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो एक शब्द से किस जलवायु के बारे में कोपेन महोदय ने बताया था? बताइए दोस्तों, ए शब्द से किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के बारे में कोपेन ने बताया था? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है सभी महीनों में उच्च वर्षा, इसके लिए इन्होंने एफ शब्द को बताया, तो ये नहीं होगा। सेकंड है सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक होगा, तो ये दोस्तों डी अर्थात डी शब्द या उच्च अक्षांशीय जलवायु क्षेत्रों के लिए बताया था। सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सही बात है दोस्तों, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, साथ में वर्ष भर वर्षा भी होनी चाहिए, और सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, यह भी दोस्तों डी शब्द था, डी जलवायु या उच्च अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र के लिए बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक या अनुभाविक? तो दोस्तों पद्धतियां इनमें कौन सी थी? तो जलवायु वर्गीकरण की दोस्तों पद्धतियां देख लेते हैं। जलवायु वर्गीकरण की पद्धतियां कौन कौन सी है? तो 3 पद्धतियां देखते हैं दोस्तों इनमें हम। व्यवहारिक पद्धति, सेकंड है जननिक, और थर्ड है अनुभाविक पद्धति। व्यवहारिक, जननिक और अनुभाविक। तो व्यवहारिक क्या होती है दोस्तों? अर्थात जलवायु की प्रेक्षित विशेषताओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण, अर्थात प्रेक्षित विशेषताओं के आधार पर अगर हम जलवायु वर्गीकरण करते हैं तो वह पद्धति व्यवहारिक पद्धति के अंतर्गत आती है। जननिक पद्धति अर्थात किसी स्थान के उत्पत्ति स्थल के आधार पर अगर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है वो जननिक पद्धति के अंतर्गत शामिल की जाती है। और अनुभाविक पद्धति दोस्तों अनुभव के आधार पर किया गया जलवायु वर्गीकरण अनुभाविक पद्धति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोस्तों कोपेन महोदय ने अनुभाविक पद्धति का प्रयोग किया था। हाँ, अनुभव के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। कौन से अक्षर के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप के भागों के लिए कोपेन ने प्रयोग किया था? AF,
BSH, CFB या AM? तो भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों के लिए कोपेन ने कौन से अक्षर का प्रयोग किया था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों के लिए कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में AM अक्षर का प्रयोग किया था। AM अर्थात मानसूनी जलवायु। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में, यह दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय भाग, इस भाग में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। इसलिए कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में भारत के प्रायद्वीपीय भागों को AM अक्षर से प्रदर्शित किया था। AF दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, उच्च तापमान रहता है जिससे उच्च वर्षा होती है। CF दोस्तों मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु। BSS दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए या मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए BSS जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों के लिए मानसूनी जलवायु को ही उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कूट का चयन कीजिए। पहला है मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, अर्थात सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सामान्य शीत युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु। तो जल्दी से दोस्तों इसको सॉल्व कर दिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अभी हमने सभी अक्षरों के बारे में डिटेल से देख लिया था, शॉर्ट में देखा है, लेकिन ये इसमें इन लाइन से हम इनको पहचान सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कौन सी है, शुष्क जलवायु कौन सी है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देख सॉल्व करते हैं दोस्तों। मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु दोस्तों शीत आर्द्र जलवायु के लिए हम D को प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु था सदाबहार वर्षा या फिर सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर रोजाना वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, ऐसा क्षेत्र हमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखा जाता है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य शीत युक्त मध्य अक्षांशीय जलवायु दोस्तों C शब्द से प्रदर्शित करते हैं। और शुष्क जलवायु दोस्तों अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्रों के लिए B शब्द का प्रयोग, B अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों A में D आ जाएगा था 4। तो इनमें दोस्तों एक से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AM अर्थात मानसूनी जलवायु और AW विंटर विदाउट रेन के बीच सीमा का निर्धारण किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है कि AM और AW जलवायु का निर्धारण किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम AM था मानसूनी जलवायु और सवाना तुल्य AW यानी सवाना तुल्य जलवायु को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंडोल महोदय ने अपना वनस्पति वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? 1869 में, 1874 में, 1879 में या 1885 में? कैंडोल महोदय ने अपना वनस्पति वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तावित किया था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कैंडोल महोदय ने किस वर्ष अपना वनस्पति वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों कैंडोल महोदय एक वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से पहले अपना वनस्पति वर्गीकरण दिया था, जिसको इन्होंने 1874 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत हिमाच्छादित जलवायु एवं सभी महीनों में
0 डिग्री से कम निम्न में से किसकी विशेषता है? सतत हिमाच्छादित और सभी महीनों में तापमान 0 डिग्री से कम। ऐसी विशेषता कौन से जलवायु प्रदेश की है? डीएफ की, ईएफ की, डीडब्ल्यू की या ईटी की? तो बताइए दोस्तों, सतत हिमाच्छादित क्षेत्र और तापमान 0 डिग्री हिमांक बिंदु से भी कम कौन से जलवायु क्षेत्रों में देखा जाएगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, सतत हिमाच्छादित क्षेत्र अर्थात लगातार हिम से आवृत क्षेत्र कौन सी जलवायु के अक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों हमने देखा था कि ई अक्षर को हिमांक बिंदु से कम वाले क्षेत्रों के लिए बताया गया था, अर्थात हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए ई शब्द का प्रयोग किया था कोपेन महोदय ने। तो दोस्तों यहाँ पर है डी उच्च अक्षांशी है, यह भी उच्च अक्षांशी है। ई, ई एफ और ईटी, ईटी दोस्तों टुड्रा क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है और ईएफ दोस्तों सतत हिमाच्छादित जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की मुख्य विशेषता कौन सी है? यह वर्गीकरण पूर्णतः परिमाणात्मक है, अत्यधिक सरल व साधारण है, वायु राशियों की विशेषताओं को भी इसने शामिल किया है, यह गुणात्मक गुणों की उपलब्धता है। तो कौन सा इनमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता है? बताइए दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों देखते हैं कि यह वर्गीकरण पूर्णतः परिमाणात्मक है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को ए बी सी डी ई अर्थात कैपिटल और स्मॉल लेटर के अक्षरों के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया है, तो ये सही है। अत्यधिक सरल एवं साधारण है, ये भी सही बात है दोस्तों। इन्होंने वायु राशियों की विशेषताओं को भी शामिल किया है, ऐसी कोई बात इनके वर्गीकरण में नहीं की गई है दोस्तों। साथ में गुणात्मक गुणों की उपलब्धता है, नहीं दोस्तों, इन्होंने अनुभाविक पद्धति अर्थात परिमाणात्मक और अनुभाविक पद्धति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। BWH, BSH, BWK या BSK? बताइए दोस्तों। BWH, BSH, BWK या BSK? तो इन्होंने दोस्तों स्मॉल लेटर या फिर केवल बी अक्षर के लिए विशेष प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया था, जिनमें हम W, K और S को देखते हैं। W यानी दोस्तों शुष्क अर्थात वार्म, K यानी दोस्तों कोल्ड और S यानी दोस्तों स्टेपी। तो बताइए दोस्तों इसमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, B यानी शुष्क क्षेत्र, W यानी वार्म या फिर स्मॉल W, यहाँ पे दोस्तों H आ जाएगा अर्थात गर्म जलवायु, और H यानी गर्म जलवायु। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने कौन सा अक्षर अर्थात गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र कौन सा बताया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। BWS दोस्तों अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र, अर्थात इसके लिए इन्होंने
हॉट क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में बताया था। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु के लिए BWKH। BSS दोस्तों उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, एस यानी स्टेपी जलवायु। BWKN दोस्तों शीत आ जाएगा, के यानी कोल्ड आ जाएगा, तो ये है मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु। और BSK यानी स्टेपी शीत जलवायु अर्थात मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु के लिए इन्होंने BSK शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जगत जलवायु वर्गीकरण में AW जलवायु किसे निर्देशित करती है? AW जलवायु किसे निर्देशित करती है? अर्थात उष्णकटिबंधीय विंटर विदाउट रेन, उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा कौन से क्षेत्रों में देखी जाती है? AW दोस्तों उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकालीन, जहां पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, ये इसी को हम सामान्य जलवायु भी कहते हैं। बताइए दोस्तों, आर्द्र उष्णकटिबंधीय नम मानसून, मानसून के लिए दोस्तों AM का प्रयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु शीतकालीन शुष्क मौसम के साथ। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय दोस्तों, मरुस्थल के लिए BSH या BSK या BWK या BWHK ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। और आर्द्र मध्य तापीय जलवायु, आर्द्र मध्य तापीय जलवायु के लिए दोस्तों हम C शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु शीतकालीन शुष्क मौसम के साथ वर्षा। शीतकालीन शुष्क होगा अर्थात ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी, से हम AW अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जलवायु वर्गीकरण या उस जलवायु प्रकार को पहचानिए जिसमें ग्रीष्म ऋतु शीतल या जाड़े के ऋतु शीत और साल भर वर्षा हो और कोई शुष्क ऋतु ना हो। तो ऐसी जलवायु प्रदेश कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों कि कौन सा था ग्रीष्म ऋतु शीतल हो अर्थात ग्रीष्मकाल में वर्षा हो, साथ में जाड़े की ऋतु शीत हो और साल भर वर्षा हो अर्थात F हो। और तापमान है 10 डिग्री से 5 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री अर्थात मध्य अक्षांशीय तापमान। और मध्य अक्षांश को दोस्तों हम C से डोनेट करते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ग्रीष्म ऋतु शीतल हो, ग्रीष्म ऋतु शीतल हो ग्रीष्म काल में वर्षा हो, तो इसको ऐसे डोनेट करते हैं दोस्तों। समर विदाउट रेन, शीतकाल में वर्षा नहीं होती परंतु ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकाल ऋतु में शीतल S। जाड़े के ऋतु शीतल हो और साल भर वर्षा हो, साल भर वर्षा दोस्तों F से। और मध्य अक्षांशों के लिए C है, C शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? CSF, इसमें ऑप्शन है CS। DF दोस्तों उच्च अक्षांशों के लिए, C दोस्तों शीतकालीन वर्षा और F दोस्तों फुल्ली रेन। परंतु यहाँ पर F के साथ दोस्तों S भी आएगा क्योंकि यहाँ पर तापमान या फिर ग्रीष्म ऋतु शीतल बताई गई है और जाड़े के ऋतु में भी शीत बताई जा रही है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी, शीतकाल में वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? CS, AM, DW या ET? बताइए दोस्तों सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों।
सी एस दोस्तों अर्थात सी यानी मध्य अक्षांशीय और एस यानी शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल शुष्क होगा। एम दोस्तों मानसूनी जलवायु। डी डब्ल्यू दोस्तों उच्च अक्षांशीय ग्रीष्मकालीन वर्षा। और ईटी दोस्तों टुड्रा क्षेत्रों के लिए आएगा। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही शीतकाल में वर्षा होती है, इसके लिए हम सी एस शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सी डब्ल्यू ए अर्थात मध्य अक्षांशीय। सी यानी मध्य अक्षांशीय। डब्ल्यू मतलब दोस्तों शीतकालीन वर्षा तथा शीतकालीन शुष्क, या इसी को हम विंटर विदाउट रेन बोलते हैं, अर्थात ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। और ए यानी दोस्तों उष्णकटिबंधीय। तो ये दोस्तों देखिए, विंटर विदाउट रेन अर्थात शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी अर्थात ग्रीष्म शुष्क शीत। सही है दोस्तों, गर्म ग्रीष्म शुष्क शीत। सी डब्ल्यू बी दोस्तों गर्म शुष्क शीत। डब्ल्यू दोस्तों बी यानी शुष्क क्षेत्र आ जाएगा, डब्ल्यू यानी ग्रीष्मकाल में वर्षा आ जाएगी, और सी यानी मध्य अक्षांशीय। तो दोस्तों शुष्क ग्रीष्म नहीं होगी, यहाँ पे ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। सी एस बी दोस्तों उष्ण शुष्क तक कोष्ण शुष्क ग्रीष्म, ये भी सही है दोस्तों। था समर विदाउट रेन। समर विदाउट रेन था ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती, शीतकाल में वर्षा होती है। सही है दोस्तों। सी भी दोस्तों कोष्ण ग्रीष्म, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर या फिर कथन 2 को एलिमिनेट करना है, और 3 भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन का AMW जलवायु प्रकार कहाँ मिलता है? कोपेन का AMW जलवायु प्रकार कहाँ पर मिलता है? भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय भाग में, भारत के कोरोमंडल तट में, गोवा के दक्षिण में स्थित भारत के पश्चिमी तट पर, या कलकत्ता के दक्षिण में स्थित भारत के पूर्वी तट पर? तो बताइए दोस्तों AM जलवायु AMW कहां पर पाई जाएगी, था मानसूनी जलवायु कहां पर पाई जाएगी? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय भाग में दोस्तों, भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय भाग में कहीं कहीं पर BSH जलवायु भी मिलेगी। कल ही हमने सॉल्व किया था कि भारत के पश्चिमी तट से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून पवने पश्चिमी तट के पश्चिम भाग में भारी वर्षा करती है, परंतु पूर्वी भाग में शुष्क क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पर BSH जलवायु पाई जाएगी। और साथ में दोस्तों लगभग इस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, था थोड़ी बहुत शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है, तो यह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं शामिल की जाएगी। भारत के कोरोमंडल तट था, भारत के कोरोमंडल तट अर्थात दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाएगी? तो यहाँ पर लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, अर्थात शीतकाल में वर्षा होती है। तो यहाँ पर ए प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तीसरा है दोस्तों गोवा के दक्षिण में स्थित भारत के पश्चिमी तट पर। गोवा, यहाँ पे गोवा है दोस्तों, गोवा के दक्षिण में स्थित भारत के पश्चिमी तट पर अर्थात मालाबार तट पर मानसूनी जलवायु देखी जाएगी। तो ये सही बात है दोस्तों। मानसून सर्वप्रथम भारत के इसी तट से टकराता है, और कलकत्ता के दक्षिण में स्थित भारत के पूर्वी तट पर, कोलकाता के दक्षिण में स्थित भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों
मानसूनी जलवायु नहीं देखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन की जलवायु या कोपेन की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? CS, AF, ET या DF? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। CS दोस्तों शीतकालीन वर्षा अर्थात ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। AF दोस्तों वर्ष भर वर्षा, सही हो जाएगा आंसर। ET दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र। शीतकालीन वर्षा के लिए हम AS शब्द का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग करते हैं। DF दोस्तों ग्रीष्मकालीन वर्षा, नहीं दोस्तों ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होगी, अर्थात AF यानी वर्ष भर वर्षा और उच्च अक्षांश में वर्षा, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AF यानी वर्ष भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन की जलवायु प्रदेशों की योजना में AM अक्षर निर्दिष्ट करता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। AM से दोस्तों हम मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। साथ में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के लिए AW शब्द का अक्षर का प्रयोग करते हैं। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु के लिए BSK या BSH अक्षर का प्रयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु दोस्तों अर्थात वर्ष भर वर्षा AF अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेश में विभक्त नहीं किया था? कोपेन ने, वीवर ने, स्टैम्प ने या थॉर्नहेट ने? किसने इनमें से विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त नहीं किया था? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इनमें से किसने विश्व को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण नहीं किया था? चलिए देखते हैं दोस्तों। कोपेन महोदय ने किया था दोस्तों, सन 1900 में इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। स्टैम्प महोदय ने भी जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। थॉर्नहेट महोदय ने भी दोस्तों जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1933 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसका संशोधन इन्होंने 1948 में संशोधन किया था। परंतु दोस्तों वीवर जलवायु वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। इन्होंने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण अर्थात शस्य संयोजन विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। शस्य संयोजन विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में वीवर महोदय ने बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीवर महोदय जलवायु वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चंस कल देखते हैं। तब तक कि आप इसी तैयारी में लगे रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और पाथफाइंडर फॉर नेट JRF चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।